हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ लोकेश मीना। और यहाँ पे हम इंडक्शन मशीन के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एसएससी जेई असिस्टेंट इंजीनियर एंड स्टेट लेवल के जेई एग्जाम के अंदर, वो सारे क्वेश्चन मैंने कंसिडर किए हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे पूरे लेक्चर आप वॉच करते हो, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट के, पावर सिस्टम के भी कराऊंगा तो मशीन के भी कराऊंगा। ओके, और आप पूरे लेक्चर देखते हो तो आप किसी भी स्टेट का जो जेई का और एई का एग्जाम होता है और एसएससी जेई का एग्जाम होता है, आपको 70% क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद हम आईएएस और गेट के भी करेंगे, बट उसके लिए अलग से फोल्डर बनाएंगे। तो अभी आप जो स्टेट लेवल के एसएससी जेई एंड जेई स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल के एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना चाहिए और इससे आपको कुछ फायदा होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट है और थ्योरेटिकल पार्ट भी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो कि इंडक्शन मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जेई के अंदर, और इसके बाद सिंक्रोनस से भी इतने ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर डीसी मशीन का अलग से बनाएंगे एंड ट्रांसफार्मर का अलग से बनाएंगे एंड फ्रैक्शन किलोवाट का भी अलग से बनाएंगे। ओके, तो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, एसएससी जेई 2007 के अंदर आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर आरपीएम फॉर 4-पोल इंडक्शन मोटर। ओके, तो इसमें से आप कौन सी स्पीड प्रीफर करोगे 4-पोल इंडक्शन मोटर के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है। ओके, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितना है जो हम इंडिया में यूज करते हैं, 50 हर्ट्स। ओके, बट जो यूएसए के अंदर यूज करते हैं वो करते हैं 60 हर्ट्स। ओके, तो आपको इंडिया की याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अगर नहीं भी दिया है तो आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा है तो आपको स्पीड निकालना है, सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू 120f डिवाइडेड बाई पी। ओके, तो आपको स्पीड यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी माननी, यहाँ पे नहीं गिवन, तो इंडिया में कौन सी होती है, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज से आपको यहाँ पे मानना है 120 इंटू 50। ओके, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4। ओके, यहाँ से कट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 1500 आरपीएम। ये होगी आपकी सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड मतलब आपकी जो स्टेटर की जो स्पीड है, स्टेटर फील्ड की वो स्पीड होती है। ओके, तो 1500 आरपीएम होगी, बट ऑप्शन में आपको कहीं पे भी आपको 1500 आरपीएम देखने को नहीं मिल रहा है। तो मतलब आपको कैसे ऑप्शन चेक करना है कि इस 1500 आरपीएम के जो नज़दीक स्पीड होगी वही आपका आंसर होगा। ओके, यहाँ से देख लो कि इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन है। तो आपको देखो 1470, 1320 ये भी दूर है, 1440 भी दूर है, तो इनमें सबसे नज़दीक है 1485। ठीक है, 1500 के पास में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, तो याद रखना कि इंडक्शन मशीन होती है, ओके, ये सिंक्रोनस स्पीड नॉट इक्वल्स टू रोटर स्पीड। अगर नॉट इक्वल्स टू रोटर स्पीड, अगर रोटर स्पीड के बराबर सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी तो वो फ्लक्स को कट नहीं करेगी। ठीक है, अगर कंडक्टर फ्लक्स को कट नहीं करेगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो वो ये इंडक्शन मशीन का प्रिंसिपल नहीं होगा। ओके, बट आपको पता है कि सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस मशीन होती है, उसमें NS इक्वल्स टू NR होता है। ओके, तो ये वहाँ पे बात करेंगे जब उसके सिंक्रोनस मशीन के क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन याद रखना कि सिंक्रोनस के अंदर सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू रोटर स्पीड, बट यहाँ पे इंडक्शन मशीन के अंदर सिंक्रोनस स्पीड नॉट इक्वल्स टू रोटर स्पीड। ओके, जो इंडक्शन मशीन होती है, याद रखना कि जो 3 फेज इंडक्शन मशीन होती है ये क्या होती है, सेल्फ स्टार्टेड। ठीक है, मतलब सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ओके, अगर जनरली आपसे पूछता है कि इंडक्शन मशीन सेल्फ स्टार्टिंग है या नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो इंडक्शन मशीन सेल्फ स्टार्टिंग है। ठीक है, बट वो सिंगल फेज एंड 3 फेज पे चला जाता है, तो याद रखना कि 3 फेज सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मशीन है। ओके, जबकि जो सिंगल फेज होती है वो नॉट सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, नॉट सेल्फ स्टार्ट, बट इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, इसके साथ हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलो या स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलो, वो कनेक्टेड कर देते हैं। जैसा कि आपके पास ये मेन वाइंडिंग है, ठीक है, ये मेन वाइंडिंग है, यहाँ से आप सप्लाई देते हो और यहाँ से आपने स्विच के थ्रू यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर लगा दिया। ठीक है, ये सिंगल फेज है, आर्मेचर और एक कैपेसिटर। ठीक है, ये आपका रोटर, ये स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये कैपेसिटर। ठीक है, तो ये होती है आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। ओके, तो यहाँ पे जो ये वाइंडिंग लगाया आपने, तो ये होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग।
ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलो या ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलो, ठीक है, ये इसके पैरेलल में होती है मेन वाइंडिंग, ये मेन वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग बोथ आर इन पैरेलल, ओके, दोनों पैरेलल में होती है। तो ये क्या काम आती है, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है वो इसको सेल्फ इंडक्शन मशीन को सेल्फ स्टार्ट करने में काम आती है, ठीक है, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाती है। जब ये एक अपनी लिमिटेड मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली ये स्विच क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग इससे डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसने क्या काम किया, अपना काम करती है, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाती है इंडक्शन मशीन को, ओके, इतनी चीजें याद रखना, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, फुल लोड करंट ऑफ 3 फेज 440 वोल्ट 20 हॉर्स पावर इंडक्शन मोटर विल बी क्लोजर टू, ओके। तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर का करंट पूछ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हॉर्स पावर के अंदर दे रखा है, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर इसको पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है, 745.6 किलोवाट, ओके, 745.6 किलोवाट 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, ओके। तो 20 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जनरली आप मान लो 745.6 है तो आप 746 मान लिया करो, पॉइंटों में कहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ओके। तो आपके पास ये होगी किलोवाट के अंदर 746 किलोवाट, ओके, 1 हॉर्स पावर, ठीक है। तो 20 हॉर्स पावर कितना हो जाएगा आपके पास, 20 इंटू 746 किलोवाट, ओके। तो अब ये आपको यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कि 3 फेज के अंदर पावर इक्वल्स टू √3 VL IL cos of phi, ओके, इट इज एक्टिव पावर, ओके, लोड करंट, लोड वोल्टेज एंड cos of phi मतलब पावर फैक्टर। तो IL इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाई √3 इंटू VL इंटू cos of phi, ठीक है। जनरली आपको पता है कि जो इंडक्शन मशीन होती है उसके अंदर आपको जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, ठीक है, पावर फैक्टर इंडक्शन मशीन के अंदर लैगिंग इन नेचर का होता है, ओके। तो याद रखना कि इंडक्शन मशीन के अंदर जो पावर फैक्टर होता है लैगिंग इन नेचर, ओके। तो अगर वहां पे पावर फैक्टर नहीं दे रखा है तो हम जनरली 0.8 से 0.85 कंसिडर करते हैं, ठीक है, लैगिंग नेचर, ओके, इंडक्शन मशीन के अंदर। जबकि जो आपका ये होता है सिंक्रोनस मशीन, उसके अंदर क्या होता है, लीडिंग एंड लैगिंग दोनों नेचर का होता है एंड यूनिटी, ओके। बट जो इंडक्शन मशीन होती है उसके अंदर लैगिंग पावर फैक्टर होता है, उसका वैल्यू भी होता है 0.8 टू 0.85, ओके। तो यहाँ पे नहीं दे रखा तो इसका वैल्यू कितना मान लोगे, 0.8, ओके, इंटू लाइन वोल्टेज कितना दे रखा है 440, ओके, इंटू √3, ओके, पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 इंटू 746, 20 इंटू 746, ओके। तो ये 746 हो गया। अब देखो, ओके, अब देखो यहाँ पे 746, ये सॉरी यहाँ पे किलोवाट लगा दिया, किलोवाट नहीं होता, ओनली वॉट होता है, ओके, ओनली वॉट, ठीक है, 746 वॉट। तो यहाँ पे 746 वॉट लिख दिया आपने। अब यहाँ पे कट करो, ठीक है। अब कैसे सोल्व करना है, वहाँ पे आपके पास कैलसी तो नहीं होगा और आपको फास्टली सोल्व करना है, मतलब 30 सेकेंड के अंदर सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे 0.8 है तो ये यहाँ से ये 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे मतलब 8 हो जाएगा, ओके। अब ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। और आप देखो कि इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कैलसी नहीं होने वाला, आपको इसके लमसम आंसर कैसे लेके आना है, ओके। अब देखो कि आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे इसको 4 से कट करोगे, 2 से कट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे 10 आ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। आगे और कट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पे 5, ओके। तो यहाँ पे 2 45। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले पार्ट को, तो आपके पास ऊपर वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 5 मतलब कितना आ जाएगा 33, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 और यहाँ पे कितना आ गया 23 2 एंड यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 37, ओके। 3730 ऊपर वाला पार्ट हो गया और डिनोमिनेटर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, अब देखो 88, ओके, 44 इंटू 2, ओके। आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है वहाँ पे, 88 इंटू √3 हो गया, ओके। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.71, ओके। अब देखो कि आपको कैसे सोल्व करना है, कि आप देखो कि 1.5 देखो इसको 1.5,
अगर 1.5 देखते हो तो 88, मतलब 88 का हाफ कितना होता है? 44 होता है ना। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 88 इंटू 1.5, मतलब अगर 1.5 करता हूँ तो इसके अंदर 44 ऐड कर देता हूँ, मतलब हाफ इसके साथ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब 88 एंड 44, ओके। तो कितना हो गया आपके पास, मतलब यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 162, ओके। लमसम यही होगा, सॉरी यहाँ पे 88 एंड 44 कितना आ गया 132 हुआ ना, सॉरी 132, ओके। तो यहाँ पे 1.5 मतलब 132, लेकिन 1.71 करना है, मतलब इसका 25%, इसका 25% कितना हो जाएगा, 25% निकालते हो तो इसका 22 हो जाएगा, ओके। मतलब आपको 1.71 मतलब 21% करना है, ओके। तो मतलब लमसम अगर मैं इसके साथ 18 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 18 के लमसम ही होगा, तो मतलब टोटली मतलब 150 होगा, अप्रोक्सीमेट 150 हो जाएगा, 151 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट मान के आपको चलना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 इक्वल्स टू लाइन करंट, ओके। तो 150 हो गया। अब देखो, अब इसको कट करोगे, सोल्व करो इसको, तो 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाए 73, तो मतलब कितना 24 समथिंग ऐसे आ रहा है आपके पास, ओके 24 समथिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है, चेक करना है कि इसके आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो वही आपको क्लिक करना है, मतलब वहाँ पे केएलसी नहीं होगा, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ओके। अप्रोक्सीमेट, वरना आपके पास तो आंसर तो वही आने वाला है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर हो जाएगा सी, 24 इसके आसपास है। तो इस तरीके से वहाँ पे केएलसी नहीं होने के कारण इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many different speed can be obtained in cascade control of two induction motor, okay, p is the number of poles in machine, ठीक है। मतलब आप जो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो स्पीड मिलेगी, ठीक है, अगर कैस्केड कंट्रोल ऑफ टू इंडक्शन मोटर, ठीक है, कैस्केड कनेक्शन है आपकी, ये फर्स्ट इंडक्शन मोटर, ये सेकंड इंडक्शन मोटर, यहाँ पे P1 पोल है और यहाँ पे P2 पोल है, ठीक है। तो यहाँ से कितनी डिफरेंट स्पीड आपको मिल सकती है अगर उसको कैस्केड के अंदर कनेक्शन कर दिया जाए तो, ठीक है। तो आपको पता है कि सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू 120 f/p, ओके, ये होता है। तो सबसे पहले आपको स्पीड जो मिलेगी, अगर ns1 इक्वल्स टू 120 f/p1 प्राइमरी, इसके कारण, ठीक है, ns2 इक्वल्स टू 120 f/p2 इसके कारण, ओके, दोनों के कारण ns3 equals to 120 f/p1 plus p2, ओके, दोनों के कारण ns3 प्लस माइनस भी हो सकता है, 120 f/p1 माइनस p2, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, मतलब 4 डिफरेंट स्पीड आपको मिल सकती है, ये कनेक्शन हो सकता है, ओके। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, SSC JEE 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन जनरेटर वर्क बिटवीन द स्लिप, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ओके। ये ग्राफ होता है टॉर्क एंड स्लिप के बीच में, ठीक है, टॉर्क एंड स्लिप, ये याद रखना, ग्राफ आपको याद रखना इंडक्शन मशीन के अंदर जनरली ये ग्राफ होता है, ठीक है। ये होता है, यहाँ पे देखो आपको ये जो टॉर्क और यहाँ पे स्लिप, ओके, ये मोड होता है जनरेटिंग मोड, ये मोड होता है आपका मोटरिंग मोड, ओके, ये मोड होता है आपका ब्रेकिंग मोड, ठीक है। यहाँ पे जो स्लिप होता है वो 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे मतलब 0 से कम होता हुआ मतलब नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर चला जाता है, ओके। और यहाँ से स्लिप आपका बढ़ता जाता है 2 3 इन्फिनिटी आगे तक इधर चला जाता है, ठीक है, ये ब्रेकिंग मोड के अंदर। और ये मोटरिंग मोड के अंदर जो आपका स्लिप होता है वो 0 से 1 के बीच में ट्रेवल करता है, जबकि आप देखो कि आपका जो स्लिप होता है जनरेटिंग मोड के अंदर वो स्लिप लेस देन 0, ओके। अगर ब्रेकिंग मोड के अंदर बात करें तो स्लिप मतलब ग्रेटर देन टू 1, ठीक है, 1 to 2 के बीच में, ठीक है। तो ये स्लिप होता है, ये याद रखना ये ग्राफ, ठीक है। वहाँ पे इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि आप सारी चीज़ सोचने बैठो, बस ये याद रखना कि मोटरिंग मोड के अंदर इससे इसके बीच में, इससे इसके बीच में, जनरेटिंग मोड 0 से नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, ब्रेकिंग मोड के अंदर 1 to 2 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है। तो देखो कि यहाँ पे देखो आपको टॉर्क भी आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, एंड स्पीड भी आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ओके। टॉर्क भी आपका पॉजिटिव है एंड यहाँ पे आपका स्पीड भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्लिप इक्वल्स टू क्या होता है, ns माइनस nr डिवाइडेड बाई सिंक्रोनस स्पीड,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉर्क भी मोटरिंग मोड के अंदर आपका टॉर्क भी पॉजिटिव है एंड आपका स्पीड भी पॉजिटिव है। बट जो आपका जो मोटरिंग मोड है, सॉरी जो जनरेटिंग मोड है, मोटर जनरेटिंग मोड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपका जो टॉर्क ऊपर तो पॉजिटिव है ना, नीचे नेगेटिव है, तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। ठीक है। स्पीड तो आपकी क्या है, स्पीड तो आपकी पॉजिटिव ही है ना। ठीक है, स्पीड तो पॉजिटिव है। ठीक है। एंड यहाँ पे ब्रेकिंग मोड के अंदर क्या हो रहा है कि आपको देखो टॉर्क तो देखो ना पॉजिटिव ही है ना, अपवर्ड ही है ना, एक्स एक्स से ऊपर ही, तो आपका टॉर्क भी क्या है, पॉजिटिव है। बट यहाँ पे जो स्पीड है, देखो स्पीड क्या है, नेगेटिव एक्सिस है ना, तो स्पीड क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। ओके, ये चीज़ भी याद रखना कि यहाँ पे ब्रेकिंग मोड के अंदर टॉर्क पॉजिटिव होता है, स्पीड क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो ऑप्शन देखो, यहाँ पर जनरेटर की बात की थी, तो जनरेटर में जीरो से नेगेटिव मतलब जीरो से कम ही होता है ना स्लिप, तो ये हो जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। ओके, एसएससी जेईई 2007। मोटर यूज्ड फॉर एलिवेटर इन जनरली, ठीक है, एलिवेटर होता है उसके अंदर जो मोटर यूज की जाती है वो होती है इंडक्शन मोटर। ओके, याद रखना, ये एप्लीकेशन है उसका, ये 2008 के अंदर पूछा है, इंडक्शन मोटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड कंडीशन, ठीक है, जो फुल लोड कंडीशन में स्लिप कितना होता है इंडक्शन मोटर के अंदर, तो याद रखना कि जो फुल लोड कंडीशन होती है, फुल लोड कंडीशन, देखो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए। जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें फुल लोड कंडीशन पे जो स्लिप होती है वो 3 to 4% होती है, 3 to 4% अंडर फुल लोड कंडीशन। ओके, याद रखना है आपको। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, 3 to 4%, तो यहाँ पे ये 3% वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये एसएससी जेईई 2008। ओके, द मोटर यूज इन सीलिंग फैन, जो घरों में सीलिंग फैन होता है उसमें कौन सी मोटर यूज की जाती है, तो हमें याद रखना, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। कैसी होती है, जो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, ये मोटर और यहाँ पे ये स्विच, ठीक है, ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग और यहाँ पे ये कैपेसिटर, ठीक है, कनेक्टेड कर देते हो आप। ठीक है, कैपेसिटर कनेक्टेड करते हो, कैपेसिटर ये स्टार्टिंग कैपेसिटर, इट इज मेन वाइंडिंग। ठीक है, ये दोनों आर कितने होते हैं, 90, मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग, ये मेन वाइंडिंग, ठीक है, मेन वाइंडिंग, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। ओके, ये चीज़ याद रखना, ये आपका रोटर होता है और ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, सिंगल फेज, ये सिंगल फेज मशीन है इंडक्शन मोटर, तो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, बट इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। ठीक है, क्या लगा के, ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा के इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। जब ये सेल्फ स्टार्ट बन जाती है तो ये जो स्विच होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ठीक है, सिंगल फेज मशीन है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन जो सीलिंग फैन की बात हो रही थी यहाँ पे, और ये भी याद रखना, जो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का और जो मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है आरएम, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस होता है आरए और इसका आरएम, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन टू आरएम। ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको भी पता है करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि इसके अंदर जो करंट होता है वो भी कम होता है, और मैक्सिमम करंट किसके अंदर होता है, इसके अंदर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ओके, मेन वाइंडिंग के अंदर, तो ये याद रखना है। तो पूछा क्या था, सीलिंग फैन के अंदर कौन सी यूज की जाती है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rotor input when rotor copper loss in induction motors is 600 watt and slip is 3% is SSC JEE 2008। ये टॉर्क वाला जो पावर लॉसेस होती है वो आपको बताया होगा, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, तो मैं भी बता दूंगा। ठीक है, तो वहां से अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ कि टॉर्क और स्लिप के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, अभी डायग्राम भी बताया था, लेकिन यहाँ पे जो लॉस होता है पावर का वो भी बता देता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपके पास ये रोटर पावर इनपुट है। ठीक है, मतलब एयर गैप पावर, एयर गैप पावर, रोटर गैप। ठीक है, एयर गैप पावर बोलो या रोटर इनपुट पावर बोलो या पीजीआई बोलो। ठीक है, पीजी जनरेटिंग पावर। ठीक है, और यहाँ पे होता है कॉपर लॉस, ठीक है, पावर का लॉस। ठीक है, और जो आपका जो रोटर होता है, ठीक है, ये जो रोटर होता है इस पे
जो डेवलप होती है वो पावर वो होती है मैकेनिकली डेवलप पावर। ठीक है, ये तो रोटर इनपुट पावर जितना आपने इनपुट दिया, ठीक है, ये मैकेनिकली डेवलप हुआ रोटर पे। अभी आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। अब देखो कि आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे कि आप इंडिया एंड पाक के बीच में मैच हो रहा था, ठीक है, इंडिया एंड पाक के बीच में मैच हो रहा था। तो क्या होता है कि आपको स्कोर मिलता है, अब आपको स्कोर मिलता है कि पाकिस्तान ने 500 रन बना दिए, ठीक है, 500 रन बना दिए। कौन सा, ये हो गया आपको टारगेट, ठीक है। रोटर इनपुट आपको कितना मिला, 500 रन का टारगेट मिला। रोटर इनपुट मतलब आपको कितना टारगेट मिला, 500 का। ये क्या था, पाकिस्तान का स्कोर, ठीक है। इनपुट सबसे पहले बैटिंग उसने की पाकिस्तान ने, तो आपको टारगेट बना के दे दिया 500, मतलब उसने इनपुट दे दिया आपको, ठीक है। याद करो, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप भी सोचो, ठीक है। उसने टारगेट दे दिया 500 रन का। अब इंडिया बाद में बैटिंग करती है, बाद में ही करेगी, इसने बना दिया। अब इंडिया क्या करती है कि मतलब 300 ही रन बना पाती है, ठीक है। मतलब जो उसने बाद में जो कवर अप किया, बनाना कितना था 500, टारगेट तो ये था ना, लेकिन बनाया कितना उसने, रोटर तक जो आपको आउटपुट पहुंचा, जो जितना डेवलप हुआ, ठीक है, फाइनली पूरी टीम ने वो 300 रन ही बना पाई, ठीक है। तो मतलब आपको क्या हुआ, आप 200 रन से हार गए ना, 200 रन से यहाँ से हार गए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मतलब ये आपको लॉस हो गया, ठीक है। यही तो होता है रोटर कॉपर लॉस, ठीक है। तो मतलब 200 रन का आपको लॉस हो गया जितने से हारे। मतलब आपने डेवलप कितना, बाद में जब बैटिंग की तो वहां पे डेवलप कितना हुआ, 300 रन, ओके। टारगेट कितना मिला था, 500 रन का। तो 500 क्या हुआ, जो आपको एयर गैप पावर, मतलब रोटर पे कितना इनपुट दिया था, पाकिस्तान ने कितना इनपुट दिया था, फिर बाद में आपने कितना बनाया, कितना डेवलप किया इंडिया ने बना के, 300 बनाया, तो वो 200 से हार गई। कितना लॉस हुआ, वो होता है रोटर कॉपर लॉस। अब तीनों के बीच में रिलेशन बता देता हूं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। रोटर इनपुट, रोटर कॉपर लॉस एंड मैकेनिकली डेवलप पावर ऑन रोटर, ओके। तो यहाँ पे रिलेशन याद रखना, 1 स्लिप 1 माइनस एस, ठीक है। इनके बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। 1s 1 - s, कुछ भी पूछे, ठीक है, आप निकाल लेना। अगर आपको रोटर इनपुट एंड रोटर कॉपर लॉस दिया है तो आपसे एक दिया हुआ, तो एक को फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, रोटर इनपुट बाय रोटर कॉपर लॉस इक्वल्स टू 1/s। अगर ये गिवन है और ये निकालना है तो रोटर कॉपर लॉस इक्वल्स टू s इंटू रोटर इनपुट, ये निकाल लोगे। अगर ये दोनों गिवन है तो इससे भी निकाल लोगे, या ये दोनों गिवन है तो इससे भी निकालो, दोनों का रेशियो PRC बाई PMD इक्वल्स टू s बाई 1 - s। दोनों के बीच में रिलेशन भी पूछ सकता है। मैकेनिकली डेवलप इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 - s बाई s PRC, ये भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको रिलेशन निकालना है। अब पूछा क्या है यहाँ पे, रोटर इनपुट, ठीक है। रोटर इनपुट कितना है, मतलब ये वाला आपको दे रखा है, ठीक है, ये वाला आपको दे रखा है, ठीक है। तो PRI कितना दे रखा है, द रोटर इनपुट व्हेन रोटर कॉपर लॉस इज इंडक्शन मोटर, रोटर कॉपर, सॉरी ये तो फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो रोटर कॉपर लॉस कितना हुआ आपको 600 का, तो ये रोटर PRC मतलब रोटर कॉपर लॉस कितना है आपको 600, मतलब ये वाला आपको गिवन है, ठीक है। स्लिप आपको गिवन है, स्लिप भी गिवन है आपको 0.03, ओके। पूछा क्या है आपको, रोटर इनपुट, मतलब ये पूछा है, तो ये गिवन है, ये दोनों, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो अभी निकालना आपने, PRI बाई PRC 1/s। तो रोटर कॉपर लॉस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो रोटर कॉपर लॉस आपको दिया हुआ है, तो PRI इक्वल्स टू रोटर इनपुट इक्वल्स टू PRC बाई स्लिप, यही हो जाएगा ना, ओके। तो PRC का वैल्यू कितना है 600, ठीक है। स्लिप कितना है 0.03, ठीक है। तो मतलब 3 × 100 कर सकते हो ना आप, ठीक है। इससे कट करोगे 220, मतलब 10⁻³ मतलब 20 किलोवाट, ओके। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आपको समझ में आ गया होगा SSC JEE 2008 का, किसका भी किसी के साथ रिलेशन पूछ सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंटर जीरो मीटर कनेक्टेड इन द रोटर सर्किट, SSC JEE 2009 का क्वेश्चन है। इन द रोटर सर्किट 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर मैक 30 ऑसिलेशन इन 1 मिनट, द रोटर स्पीड इज, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो, ठीक है। तो आपका जो कनेक्शन है यहाँ पे पोल कितना गिवन है 6, स्टेटर फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज,
ओके। इंडक्शन मोटर मेक 30 ऑसिलेशन इन 1 मिनट, ठीक है, मतलब जो आपकी इंडक्शन मोटर है, ठीक है, वो 30 बार ओसिलेट होती है इन 1 मिनट के अंदर, 30 बार ओसिलेट होती है। तो यहाँ से ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साइकिल ओसिलेशन साइकिल पर मिनट, यही होता है ना आपका फ्रीक्वेंसी को तो साइकिल पर मिनट, ठीक है। तो मतलब आपकी जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 50 साइकिल पर मिनट ही तो होती है, ठीक है, तभी तो आप उसको हर्ट्ज बोलते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो कि 30 ओसिलेशन इन 1 मिनट, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 30 बाई कितना 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60, 1 मिनट इक्वल टू मतलब 60 सेकेंड। ओके, अब सोल्व कर लो आगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1/2, ठीक है, 1/2 आपका फ्रीक्वेंसी होगी। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी हुआ, सबसे पहले बताओ कौन सा फ्रीक्वेंसी हुआ। देखो सर्किट 6 पोल 50 हर्ट्ज, इंडक्शन मोटर मेक 30 ऑसिलेशन इन 1 मिनट, द रोटर स्पीड इज, ओके। तो जो ये आपको ये जो मिला आपको 30 ऑसिलेशन इन 1 मिनट, तो ये रोटर का फ्रीक्वेंसी, ओके, इट इज रोटर फ्रीक्वेंसी, ओके, और ये स्टेटर फ्रीक्वेंसी जो वहाँ पे गिवन है, ओके। तो आपको जो रोटर फ्रीक्वेंसी, इसको आप जनरली F2 बोला होगा सभी टीचर ने, और इसको F1 बोला होगा, फॉर्मूला याद होगा तो F2 रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू SF1, मतलब जो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप स्लिप निकाल सकते हो, F2 मतलब आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई F1, डिवाइडेड बाई F1 मतलब डिवाइडेड बाई कितना हो गया इंटू 50, तो स्लिप कितना हो जाएगा आपके पास 0.01, ये आपका पास स्लिप हो गया, ओके। तो अब यहाँ से रोटर का स्पीड निकाल सकते हो, ओके। तो सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो सिंक्रोनस स्पीड कैसे होती है 120 f मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब स्टेटर फ्रीक्वेंसी, 50 डिवाइड बाय p, 120 f बाय p, पोल कितने 6, ठीक है, 2, तो सिंक्रोनस स्पीड कितना हो गया 1000 आरपीएम, ओके, 1000 आरपीएम हो गया। तो आपको भी पता है कि स्लिप इक्वल्स टू ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns होता है, ठीक है। तो रोटर स्पीड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ns सोल्व करोगे तो 1 माइनस s, ये हो जाएगा, ठीक है। तो रोटर स्पीड इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड 1000, ठीक है, 1 माइनस स्लिप कितना है आपके पास 0.01, सॉरी यहाँ पे आ नहीं रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रोटर स्पीड इक्वल्स टू 1 माइनस 1.00 ऐसे लिख दोगे माइनस 0.01, ओके। तो कितना हो जाएगा 9 हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी कितना हो गया 9, मतलब 0.9 हो गया ना, ये आपके पास बचा, ये आपके पास ये क्या हो गया आपके पास, ये तो 1 माइनस एस किया है, इसका वैल्यू है 1 माइनस एस, ओके, 0.99। तो ns कितना है, तो रोटर स्पीड इक्वल्स टू ns कितना है 1000 इंटू इसका वैल्यू कितना आया 0.99, ओके। सोल्व करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट, ठीक है। तो NR इक्वल्स टू 990 आरपीएम, ओके। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। इट 9 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन, ओके। स्टार्टिंग टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, तो आपको भी पता है कि नॉर्मली टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, के कांस्टेंट एस इंटू E2 स्क्वायर, ठीक है, E2 स्क्वायर, ये रोटर का E2 0 मतलब रोटर का इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, R2 स्क्वायर प्लस x2 0 मतलब रोटर का रिएक्टेंस का स्क्वायर, ये होता है आपका नॉर्मली टॉर्क, ओके। और ये इसको आप क्या बोल सकते हो, ये x2 इक्वल्स टू sx2 0 ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं जब टॉर्क आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए एक कंडीशन होती है कि R2 इक्वल्स टू x2, याद रखना R2 इक्वल्स टू x2 कर दो, ये भी तो क्या है आपका sx2 मतलब x2, ओके। तो आप क्या कर देते हो, टॉर्क इक्वल्स टू k डॉट SE2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे R2 भी होता है, ओके, रोटर रेजिस्टेंस, तो ये कट हो जाएगा, ओके। तो टॉर्क इक्वल्स टू KS
E2 स्क्वायर बराबर 2R। ठीक है, तो R2 का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप, x2, और x2 का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप, sx2। ओके, तो यहाँ पे स्लिप से स्लिप कट हो जाएगा, तो के E2 स्क्वायर बाय x2 0, ये लिख सकते हो मैक्सिमम टॉर्क। तो आपने मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए क्या पुट किया, R2 इक्वल्स टू x2। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। याद रखना है, टॉर्क वाला कंडीशन देख लेना, वरना मैं बता ही दूंगा लेसन में। ओके, ये देखो एसएससी जेई 2010 का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हो जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिले सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सिंगल फेज मोटर इज मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाय एडिशनल ऑफ एन। ठीक है, आपको भी पता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक है, जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या यूज करते हो आप, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलो या स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलो, जो अभी बार बार हम डायग्राम बना रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इस यहाँ पे आपका रोटर, और यहाँ पे आपका कैपेसिटर भी लगाते हो, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगाते हो, और ये फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, ये सारी की सारी चीज़ें आप कनेक्टेड करते हो। ये मेन वाइंडिंग है, फर्जी डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये सप्लाई, ये मेन वाइंडिंग, और इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। ये नॉर्मली डायग्राम है, आपको दिख जाएगा जहाँ पे आप रीड करोगे वहाँ पे आपको देखा होगा, तो नॉर्मल मैंने फर्जी डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, बट ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग जब कनेक्टेड कर देते हो, ये भी एक टाइम पे ओपन कर देते हो। जब ये एक मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेता है आपका रोटर, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाता है, ये आपका स्विच। ओके, तो आपका इस वाइंडिंग ने क्या काम किया, इस वाइंडिंग ने यही काम किया कि ये इंडक्शन मोटर को क्या करती है, सेल्फ स्टार्ट बनाती है। ओके, सेल्फ स्टार्ट होने के बाद इसका काम कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। ओके, तो सिंगल फेज मोटर मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाई, कैसे सेल्फ स्टार्ट करते हो, यूजिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग। ओके, स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलो या ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलो, ये भी आपको एसएससी जेईई 2011 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, याद रखना रेफ्रिजरेटर ये एप्लीकेशन है, जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज, वहाँ पे जो यूज की जाती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज की जाती है। एंड घरों के अंदर जो मैक्सिमम यूज होती है, ठीक है, पानी की मोटर होगी, मैक्सिमम इंडक्शन मोटर ही यूज की जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज ही इंडक्शन मोटर का ये, और ये टाइम भी इंडक्शन मोटर का है। ठीक है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी इंडक्शन मोटर का क्या होता है, हाई होता है, एंड कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है, इसलिए आप इसको ज़्यादा प्रीफर करते हो इंडक्शन मोटर को। ओके, तो ऑप्शन डी, एसएससी जेईई 2010। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, अ 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 4% स्लिप। ठीक है, स्लिप कितना है, 4%, मतलब 0.04। ओके, एट फुल लोड कंडीशन, इफ स्पीड ऑफ मोटर इज 750 आरपीएम। ठीक है, मोटर का स्पीड गिवन है, मतलब रोटर स्पीड गिवन है, एन आर इक्वल टू 750। ओके, द सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, मतलब स्टेटर फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको भी पता है कि सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 एफ बाई पी, पोल आपको पता है 4। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड आपको पता नहीं है, अगर ये स्पीड पता चल गई तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ये कैसे निकालोगे आप, देखो आपको पता है कि स्लिप इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। ओके, तो यहाँ से आपके पास एन आर इक्वल टू एन एस 1 माइनस एस, ये फॉर्मूला आपके पास बनता है नॉर्मली। स्लिप आपके पास गिवन है, एंड बट आपके पास सिंक्रोनस स्पीड आपको नहीं पता है, बट रोटर स्पीड पता है आपको। ओके, तो एन एस इक्वल टू आप एन आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको पास एन एस का स्पीड कितना हो जाएगा, एन आर का स्पीड कितना 750, और आपके पास 1 माइनस एस करोगे तो 1 माइनस 0.04 करोगे तो आपके पास 0.96 हो जाएगा, 0.96। और जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, लमसम सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा 781 के लमसम हो जाएगा। ठीक है, ये सिंक्रोनस स्पीड हो गया, सिंक्रोनस स्पीड आपको पता चल गया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 781 मान लो, 780 मान लो। ठीक है, 780 इक्वल्स टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाई 4। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो आप, 0 से 0 कट हो गया। ओके, 4 से 3 टाइम्स कट हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 78/3। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो मतलब इसको सोल्व कर रहे हो तो आपके पास 26 ऐसे आंसर आ रहा है। ओके, 26 ऑप्शन में, मतलब अप्रोक्सीमेट ही आपको देखना है, किसके आसपास है 25 के, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी।
ठीक है, ये SSC JEE 2010 का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन SSC JEE के कंसिडर किए। इसके बाद मैं स्टेट लेवल के JEE लूँगा, ओके, इसके बाद EAC लूँगा और इसके बाद गेट लूँगा, ओके। आपके जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो ये SSC JEE 2011 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ नो लोड टू, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द रेशियो ऑफ नो लोड करंट टू फुल लोड करंट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज, ठीक है, नो लोड करंट टू फुल लोड करंट रेशियो कितना होता है, 0.8 होता है, याद रखना। 0. नो लोड टू फुल लोड करंट इंडक्शन मशीन का जो रेशियो होता है 0.8 होता है, ठीक है। ये SSC JEE 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, जब आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है, द मशीन में रिफ्यूज टू स्टार्ट एट ऑल द फिनोमेना इज कॉल्ड, ठीक है, मशीन में भी रिफ्यूज मतलब स्टार्टिंग में ही आपकी मशीन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है। तो उस फिनोमेना को आप क्या बोलते हो, तो आपकी जो इंडक्शन मशीन होती है, ठीक है, ये रोटर बना रहा हूं मैं, मेरा डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है, सॉरी, क्या बन गया ये, ठीक है, दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, ये रोटर है आपका, ये रोटर टिथ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको पता ही होगा ये रोटर टिथ है, ठीक है। और ये आपका ऊपर वाला पार्ट स्टेटर पार्ट है, ठीक है, ये स्टेटर टिथ बनाया मैंने। ये मेरा डायग्राम थोड़ा बहुत बेकार है, टाइम ज़्यादा ना लगे इसीलिए ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो स्टेटर जो रोटर टिथ है और जो ऊपर स्टेटर टिथ है, ठीक है, दोनों क्या हो जाते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में, अगर स्टेटर टिथ इक्वल्स टू रोटर टिथ, ठीक है, रोटर टिथ, तो जब स्टेटर टिथ इक्वल्स टू रोटर टिथ हो जाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक दूसरे के अंदर ये इंटरलॉक हो गए स्टार्टिंग कंडीशन में, तो इंटरलॉक होने के बाद ये जो बियरिंग पार्ट है उसका वो आगे रोटेट ही नहीं हो पाएगा, और जब आगे रोटेट नहीं हो पाएगा तो मशीन वहीं की वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, वहीं की वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। वो कब आती है वो कंडीशन, जब स्टेटर टीथ इक्वल्स टू रोटर टीथ हो जाते हैं। जब ये जो स्टेटर के टीथ है, ये रोटर के टीथ है, ये और स्टेटर के टीथ है, जब दोनों टीथ इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेटर टीथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ रोटर टीथ, ये होता है, ठीक है। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या हो जाती है, ये इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, तो मोटर आगे रोटेट नहीं कर पाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कॉगिंग, ओके। एंड क्राउलिंग क्या होती है कि क्राउलिंग जब आपकी मशीन आपकी अंडर रनिंग कंडीशन, ठीक है, इस कंडीशन में आपकी रनिंग कंडीशन नहीं है, कॉगिंग में स्टार्टिंग कंडीशन है, बट क्राउलिंग कब भी देखी जाती है, जब मशीन आपकी रनिंग कंडीशन पे है। मशीन रनिंग कंडीशन में है तो वहां पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपको हार्मोनिक कंटेंट दिखाई देते हैं, जो नंबर ऑफ हार्मोनिक कंटेंट जो मैक्सिमम दिखाई जाते हैं वो दिखाई देते हैं 5 एंड 7th हार्मोनिक। 7th हार्मोनिक मतलब फॉरवर्ड हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक मतलब बैकवर्ड हार्मोनिक, ठीक है। तो ये जो स्पेस हार्मोनिक होती है इसके कारण आपको क्या देखी जाती है, क्राउलिंग कंडीशन देखी जाती है। क्राउलिंग कब देखी जाती है, अंडर रनिंग कंडीशन, ठीक है। जबकि कॉगिंग कौन सी कंडीशन होती है, अंडर स्टार्टिंग कंडीशन। ये चीजें याद रखना, जब स्टेटर टीथ रोटर टीथ में एक दूसरे में इंटरलॉक कर लेते हैं, मोटर रोटेट नहीं कर पाती है, उसे बोलते हो आप कॉगिंग, ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, सारे लेक्चर वॉच करो, ठीक है, और आपकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उससे क्या होता है कि आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो भी सब्सक्राइब कर लो, तो आपको फ्यूचर में सारे के सारे चीज़ें नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। और नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।